जाफर एक्सप्रेस के सानहे पर खुशियां मनाने वालों, अब रोना धोना किस बात का लगा रखा है? सिंतास मुआहदे की मौतली, वाघा बॉर्डर की बंदिश, वीजे मनसूख, सिफारती अमले में कमी। क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अहमकों की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं? ना सबूत, ना तहकीकात, ना कोई गिरफ्तारी, और पहलगाम हमले का इल्जाम सीधा पाकिस्तान पर। क्या भारत पाकिस्तान से खौफजदा रहता है? क्या अमेरिका और इसराइल भारत की पुष्टपनाही करते हैं? क्या पाकिस्तान भारत के मजमूम मंसूबों को नाकाम कर पाएगा? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके में एक जगह है खड़ी शरीफ, और खड़ी शरीफ के अंदर मज़ार है हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श बहुत ज़बरदस्त किस्म के शायर हुए और पंजाबी ज़ुबान में उन्होंने शायरी की, और ऐसे ऐसे अखलाकी असबाक उन्होंने अपनी शायरी के अंदर बयान किए हैं कि जो मैचलेस हैं। उनका एक शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। डीगर ते दिन होया मोहम्मद, औड़क नू डूब जाना। डीगर ते दिन होया मोहम्मद, औड़क नू डूब जाना। यानी इसका मतलब यह है कि दुश्मन अगर मरता है आपका, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, तो खुशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ने भी फौत हो जाना है, दोस्तों ने भी दुनिया से चले जाना है। और डीगर कहते हैं शाम के वक्त को, असर को, और लेट जो थोड़ा शाम का आने का जो वक्त होता है ना, उसको डीगर का वक्त कहते हैं, डीगर वेला कहलाता है ये। तो शाम के वक्त जो है, जाहिर है कि उसके बाद फिर सूरज ने गुरूब हो जाना है, तो सूरज ने गुरूब हो जाना है तो रात हो जानी है, तो सब लोगों ने दुनिया से चले जाना है। अब देखिए कि ये पहलगाम के अंदर, जो कि मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वहाँ पे जो वाक़या हुआ और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे मार दिए गए और फायरिंग हुई और उसके अंदर बहुत नुकसान हुआ, वहाँ पे बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन आप देखें कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के इलाके में, बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब हमला हुआ, तो भारतीय मीडिया जो है वो तो ऐसे जैसे दीवाना ही हो गया और खुशियां मनानी शुरू कर दी। और सियासतदान देखें, वहाँ की आवाम देखें, वहाँ का मीडिया देखें, वो इस तरह खुश हो रहे थे कि जैसे इंसानी जानें पाकिस्तानियों की उनकी कोई कीमत नहीं है, और जो भारत की साइड के ऊपर जो इंसान बसते हैं उनकी जानों की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो ये ऐसे नहीं होता है। अब जब ये किसी के ऊपर कोई तकलीफ़ आए तो उसके अंदर अफसोस करना चाहिए, जैसे हम पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त बहरहाल हमें अफसोस है कि वहाँ पे किस तरह का वाक़या हुआ और निहत्ते टूरिस्टों के ऊपर फायरिंग हुई और वो मार डाले गए। लेकिन भारत को ये सोचना चाहिए कि जो बोओगे सो काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप, अंग्रेजी में कहते हैं कि जो आप बोएंगे सो आप काटेंगे। हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, लव बिगेट्स लव। मोहब्बत बोएंगे तो मोहब्बत आपके हिस्से में आएगी, और अगर आप नफरत बोएंगे तो नफरत आपके हिस्से में आएगी। तो जब आप खुशियां मना रहे थे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी वाक़या हो जाता है और आप खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त आपको याद नहीं होता कि आपके साथ भी कोई नुकसान हो सकता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो लोग भी खुशियां मना सकते हैं। हम इतने जाहिल नहीं हैं कि हम इसके ऊपर खुशियां मनाएं। लेकिन ये है कि भारतीयों को अपने इस रवैये के ऊपर, अपने इस जुनूनी रवैये के ऊपर को तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे कि पहलगाम वाक़या किन वाक़यात के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर इसके बाद अब मुस्तकबिल में और मुस्तकबिल करीब में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, उसके क्या असरात पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के ऊपर मुरतब हो सकते हैं। ये बहुत संगीन और हसास मौजू है, और पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में एक नए बहरान की निशानदही होती है इससे। अब देखें कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में जो दहशतगर्द हमला हुआ और उसमें 2 दर्जन से ज़ायद टूरिस्ट जो हैं वो मारे गए। अब ना कोई सबूत है, ना कोई तहकीकात हैं, ना कोई गिरफ्तारी है, लेकिन भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। और भारत का कहना यह है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है और पाकिस्तान को इसके अंदर अपनी सफाई देनी पड़ेगी। भाई, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी तो काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से काम नहीं चलेगा। आप कोई सबूत पेश करें, आप कोई गवाह पेश करें, आप कोई बात बताएं हमें, कोई हकीकत, कोई तहकीकात के नतीजे में कोई रिजल्ट निकाला हुआ आप बताएं। ऐसे एकदम ही आपने कह दिया कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है। पाकिस्तान बहरहाल इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको कहते हैं कि जब कोई शख्स या कोई गिरोह या कोई मुल्क जिसने आपसे बदला लेना हो किसी भी चीज़ का, तो वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर धर देता है।
तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहा है पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह की हरकतें भारत ने की हैं और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और भारत ने ये कार्रवाई इसलिए की है कि उसको दुनिया की सपोर्ट हासिल हो सके और वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का जवाब पैदा कर सके। अब ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम का ऐलान किया है। अब वो इक़दाम क्या हैं? नंबर एक ये है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो जो सिफारत खाने हैं उनका स्टाफ इंतहाई कम कर दिया गया है, निस्फ तक कर दिया गया है। तीनों फोर्सेस के जो नुमाइंदे हैं, जो भारतीय फोर्सेस के नुमाइंदे हैं, उनको पाकिस्तान से विड्रॉ कर लिया गया है और पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान वहाँ पे तैनात हैं नई दिल्ली एम्बेसी के अंदर, उनको भी विड्रॉ करने का हुक्म दे दिया गया है। फिर इसी तरह तमाम सार्क वीज़ा जात मनसूख कर दिए गए हैं और सबसे अहम चीज़ जो हुई है वो ये है कि सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली यकतरफा तौर पे तो की ही नहीं जा सकती, इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है और ये इसमें कोई शिक ऐसी है ही नहीं कि जिसके अंदर आप इसको मुअत्तल कर सकें। अच्छा, अब पहलगाम हमले का एक जायज़ा लेते हैं। पहलगाम हमला क्या था? भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो नई सेक्शंस लगाई हुकूमत हिंद ने और उसके बाद हुकूमत हिंद की ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे आबादी का तनासुब तब्दील कर दिया जाए और हिंदुस्तान भर से हिंदुओं को ला के वहाँ पर आबाद किया जाए और मुसलमानों को वहाँ पे आबादी में कम कर दिया जाए। दूसरा, टूरिज़म का अहया है। कश्मीर में बरस हा बरस से टूरिज़्म बंद है। जो मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कब्ज़े में है और मकबूजा कश्मीर के रहने वाले अपनी आज़ादी की जदोजहद चला रहे हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पे लड़ाई भारतीय फोर्सेस और मुजाहिदीन के दरमियान जारी रहती है। तो टूरिज़्म इन हालात में कहाँ होना है? अभी जो टूरिज़्म जो शुरू किया है भारत ने, तो वो उसके ऊपर भी अब रिएक्शन आया है। सयाहों पर फायरिंग हुई है जिसके अंदर 2 दर्जन से ज़ायद सयाह जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं। इसके अंदर गैर मुल्की भी थे। औरतों और बच्चों को हमलावरों ने छोड़ दिया और मर्दों को मारा गया है उनकी जानिब से। अभी इब्तदाई तौर पे द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप समझा जाता है, इस हमले की जिम्मेदारी इब्तदाई तौर पर उन्होंने कबूल की है, जो कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर से ही ऑपरेट करता है। भारत ने, मैंने जैसे आपको बताया कि फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया है। यानी पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से जल्दी भारत ने दिखाई है, उससे तो पाकिस्तान को ये यकीन है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने ये खुद तरकीब की है और ये तरकीब खुद तरतीब दी है और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना मकसद है। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये भारत का प्रोपेगेंडा है। इस हमले के चंद घंटों बाद ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना कमेटी का इजलास हुआ। काबीना कमेटी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 बड़े इक़दाम का ऐलान किया। अब ये इक़दाम क्या हैं? सबसे बड़ी जो बात, जैसे कि मैंने आपको बताई, सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना और भारत ने अपने आप को खुद को इससे आज़ाद करार दे दिया है। फिर वाघा अटारी बॉर्डर जो लाहौर से लगता है, ये वाहिद इंटरनेशनल क्रॉसिंग है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के दरमियान और सामान भी आता जाता है इससे और लोग भी आते जाते हैं इससे, तो उसको बंद कर दिया गया है। फिर पाकिस्तानी शहरियों को जारी करदा तमाम सार्क वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और उन्हें 1 मई तक भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। अब हमाकत दर हमाकत का मुलाहिज़ा कीजिए आप कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 फ़ौजी मशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर, पर्सोना नॉन ग्राटा कहते हैं इनको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने इसी तरह अपने तीनों फ़ौजी मशीरों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है और दोनों ममालिक के 5-5 सपोर्ट स्टाफ भी वापस बुलाए गए हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन इसलिए कहलाता है कि ये जो लोग जो ममालिक दौलत मुश्तरका में आते हैं तो वहाँ पे जो एम्बेसीज़ होती हैं ना, उनको हाई कमीशन कहा जाता है। हमारी एम्बेसी भी नई दिल्ली में बुनियादी तौर पे हाई कमीशन कहलाती है और इस्लामाबाद के अंदर जो हिंदुस्तान का सिफारत खाना है, जो एम्बेसी है, उसको भी इंडियन हाई कमीशन कहा जाता है। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की तादाद 55 थी और कम करके 30 कर दी गई है और भारतीय हाई कमीशन की तादाद भी इसी तरह 30 तक महदूद कर दी गई है। अच्छा, अब सिंध-तास मुआहदा जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके पाकिस्तान के लिए दूररस नताइज हो सकते हैं। कहा जा रहा था बड़े अरसे से कि अब दुनिया के अंदर जो नई जंगें होंगी वो तिजारत के ऊपर होंगी और अब हम ये देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका के माबैन जो जंग छिड़ी हुई है वो तिजारती बुनियादों के ऊपर है और दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कहा जा रहा था बहुत अरसे से, ये इश्यूज़ बहुत बड़े बड़े मुफक्किरीन ने इसकी तरफ निशानदेही की थी कि ये अब आइंदा भारत पाकिस्तान की जो जंगें हैं वो पानी के ऊपर होंगी।
आबी मुआहदात तोड़े जाएंगे और उसके ऊपर जो है वो जंगें होंगी। ये सबसे अहम और तशवीशनाक इक़दाम सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली है। भारत ने ऐलान किया है कि वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है और ना ही इसका पाबंद है। अब आप अंदाज़ा करें इनकी हमाकत का। अच्छा, अब ये मुआहदा है क्या और इसकी मुअत्तली पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक क्यों है? समझने वाली बात यह है कि इंडस सिविलाइजेशन है ये, और ये सारा एरिया, उसमें हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये सारा इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आता है और ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शामिल है। जिस तरह मेसोपोटामियन तहजीब है, जिस तरह नाइल की तहजीब है, इस तरह इंडस की सिविलाइजेशन के बारे में तो अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडस की सिविलाइजेशन शायद मेसोपोटामिया यानी बाबुल और नैनवा की तहजीब से भी पुरानी है। अब चूंकि ये हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक हिस्सा भारत बन गया और एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, तो पानी के जो रास्ते हैं वो तो वही रहे। तो पानी के लिए हमारे लिए शुरू में ही पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए, हेडवर्क्स को बंद कर दिया और यहाँ पे हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा। तो फिर इस सिलसिले में जनरल अयूब खान का दौर था, उस ज़माने के अंदर सदर थे हमारे, तो उस ज़माने के अंदर फिर बहुत लंबे मुज़ाकरात हुए भारत और पाकिस्तान के, और वर्ल्ड बैंक ने इसको होस्ट किया और फिर फाइनली 19 सितंबर 1960 को कराची में ये मुआहदा तय पाया, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने दस्तखत किए। वर्ल्ड बैंक सालिस है इस मुआहदे का, और सिंध तास मुआहदे का मकसद दरियाए सिंध और इसके 5 मुआवन दरियाओं जेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी की मुनसिफाना तकसीम है। दरिया सिंध जो है वो तो उसकी तो फॉर्मेशन पाकिस्तान के इलाके में ही आके बनती है, तो इसके अंदर जो 5 ट्रिब्यूटरीज जो दरिया इसके अंदर गिरते हैं उनकी तकसीम इस तरह से की गई कि जो मशरकी दरिया हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इसमें इन 3 दरियाओं को हिंदुस्तान का करार दे दिया गया। 41 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना पानी इस तरह से मशरकी दरियाओं से, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम के, और इंडस के थ्रू जो इरिगेशन सिस्टम है उसका 41 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना पानी भारत को फराहम किया जाता है। जबकि जो मगरबी दरिया हैं जैसे कि सिंध है, जेलम है और चनाब है, इसमें 99 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। ये तीनों दरिया सिंध, जेलम और चनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, लेकिन भारत को इन पर महदूद इस्तेमाल, जैसे कि घरेलू, ज़रई और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर वगैरह की जो इंस्टॉलेशंस होती हैं वो बनाने की इजाज़त है। अच्छा, ये मुआहदे की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये बड़ी अहम बात है। 1947 में बरे-सग़ीर की तकसीम के ऊपर सिंध तास का निज़ाम भी तकसीम हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। भारत के अंदर जो है वो 2 अहम हेडवर्क्स, चूँकि पंजाब की तकसीम में रेड क्लिफ ने 2 नंबरी की, और जब वो 2 नंबरी हुई तो उसके अंदर ये हुआ कि माधोपुर और फिरोजपुर के जो अहम हेडवर्क्स थे, हेडवर्क्स कहते हैं जहाँ से नहरी निज़ाम चलता है, वो भारत के पास रह गए और पाकिस्तान के पास उनसे मुंसलिक नहरें थीं। हमारे इधर जो है वो उनसे नहरें थीं कि माधोपुर और फिरोजपुर से जो नहरें रवां होती थी उनका पानी पाकिस्तान में आता था। तो 1948 में भारत ने, चूँकि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर भारत के साथ तनाज़ा हुआ और 1948 में जंग हुई बाकायदा, और उसी में जो कश्मीर का हिस्सा हमने उनसे लिया, जिसमें पुलंदरी है, रावलाकोट है, मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है और दीगर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, वो सारे हमने उनसे ले लिए। लेकिन श्रीनगर और जम्मू के बहुत सारे एरिया जो हैं वो भी हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़े में हैं। और भारत ने 1948 में मशरकी दरियाओं का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के किसानों और मईशत को शदीद ख़तरा लाहक हुआ, और इस वाक़े ने पाकिस्तान के लिए पानी को कौमी बका का मसला बना दिया। पानी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पानी तो उसको चाहिए है, पीने के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और भारत इस सूरत हाल के ऊपर आ गया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि इससे एक मेंटेलिटी का पता चलता है एक कौम की, उसके हुक्मरानों की, उसकी क़यादत की, कि वो दूसरे मुल्कों का पानी बंद कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक की सालिसी से ये सिंध तास का मुआहदा हुआ और पानी के तनाज़े को हल किया गया और दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह से जंगों को रोका गया। अच्छा, अब जो समझने वाली बात यह है कि वो ये है कि इसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, यानी इस मुआहदे के अंदर से, चूँकि ज़िंदगी मौत का मसला है 2 अक़वाम की और स्पेशली पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान आगे आता है इंडिया से पानी के बहाव में। सारा पानी फिर इंडस का जो इस्तेमाल नहीं हो पाता फिर वो बहरा अरब में गिरता है। तो इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही इसको मुअत्तल करने की कोई शिक है। यानी ऐसे लगता है जैसे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो अहमकों की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके सरबराह लग गए हैं। यानी आपके दिमाग नहीं काम कर रहा कि जिस मुआहदे के अंदर ये शिक ही नहीं है कि आप उसको मुअत्तल कर सकें या बंद कर सकें,
तो इसकी तब्दीली के लिए फरीकैन की रजामंदी दरकार है, इसके बगैर इसके अंदर तब्दीलियाँ नहीं लाई जा सकती। और आप समझते हैं आप पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, कहाँ जाएंगे फिर आप, कहाँ जाएंगे फिर आप? क्या ख्याल है आपका? पानी बंद होगा तो क्या होगा फिर बहुत सख्त नताइज होंगे इसके, आपको अंदाज़ा नहीं है अभी इस बात का। आप जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जब हमला होता है, पाकिस्तान अंदर कोई हमला होता है, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द की कार्रवाई होती है, आप खुशियां मनाते हैं। यानी ये जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमने टेलीविजन्स के ऊपर देखा कि इंडियन टेलीविजन्स के एंकर जैसे लगता था जैसे अभी थोड़ी देर में डांस करने लगेंगे। ये कोई बात है करने वाली कि लोगों के अफराद फौत हो गए, मर गए, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, खौफ फैला, लोगों का नुकसान हुआ जानो माल का, और आप उसके ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं। भारत का जो मौतली का दावा है सिंध ताश मुआहदे के ऊपर, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और भारत ने ये बाकायदा बोंगियाँ मारी हैं। भारत ने कहा है कि वो सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल कर रहा है जब तक कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हमायत तर्क ना करे। अब बंदा पूछे कि पाकिस्तान तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि दहशतगर्दी का शिकार सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने हज़ार जाने जो हैं वो दहशतगर्दी से जंग के दौरान उनका अतलाफ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अमलाक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान तो खुद शिकार है दहशतगर्दी का। अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क करने की यकीन दहानी कराए। अभी आपको कैसे यकीन दहानी कराए? क्या तरीक़ाकार होगा आपको यकीन दहानी कराने का, आप बताएं। क्या भारत ये एक तरफा तौर पर कर सकता है कि ये सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल कर दे या बंद कर दे? ऐसे नहीं कर सकता। सिंध ताश मुआहदे की जो 12वीं शिक है, उसकी जो सब क्लॉज है, यानी उसकी जो झैली शिक है 3, उसके तहत इस मुआहदे के अंदर कोई भी तब्दीली या मुअत्तली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। एक तरफा मुअत्तली दरअसल मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज़ 1969 वो बैन अल-अक़वामी कानून है, उसके तहत मुआहदों को सिर्फ गैर मामूली हालात में ख़त्म किया जा सकता है। एक आध धमाका या एक आध दहशतगर्द हमला इस मयार पर किसी भी तरह पूरा नहीं उतरता। और वर्ल्ड बैंक जो कि इस मुआहदे में जिसने सहूलत फराहम की थी और इस मुआहदे का सालस है सिंध ताश मुआहदे का, वो इसकी मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे देगा और ज़ाहिर है कि सालिस के तौर पे मैदान में उतरेगा। और वर्ल्ड बैंक का ये काम नहीं है कि वो दहशतगर्दी की सालसी करे, वो सिंध ताश मुआहदे की सालसी करेगा। अच्छा, अब पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ज़ाहिर है कि ये एक सियासी ड्रामा है। भारत ने माजी में भी 2016 में आपको याद होगा उड़ी हमले के बाद इस मुआहदे को ख़त्म करने की धमकी दी थी, लेकिन इसे अमली शक्ल नहीं दे पाया था। इस दफ़ा भी अमली शक्ल नहीं दे पाना इन्होंने, लेकिन अगर कोई कोशिश करेंगे तो उसका भारत को भी नुकसान होगा और बड़ा शदीद नुकसान होगा। अब आप जब करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं आपको पता चलेगा। और इस बार भारत ने जो अपनी वाटर सिक्योरिटी के हथियार को इस्तेमाल करने का फिर इरादा किया है, तो पाकिस्तान के लिए बहरहाल इस इशू में ख़तरनाकी बहुत ज़्यादा मौजूद है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को पहले ही पानी की कमी का सामना है और इरिगेशन के लिए और नीचे लैंड के नीचे से पानी की कमी हो रही है। असल में सिंध ताश मुआहदा बुनियादी तौर पे है ही गलत, ये होना ही नहीं चाहिए। पानी का बहाव जो एक नेचुरल बुनियादों के ऊपर है वो आना चाहिए। अब देखिए, हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर जो है वो दरिया रावी के किनारे आबाद है। दरिया रावी बिल्कुल सूख चुका है। लाहौर में हमारा घर दरिया रावी के बिल्कुल पास था। हमने वहाँ पे जब हैंड पंप लगवाया, मैं उस वक्त छोटा सा था, तो 20 से 25 फुट पे पानी निकल आया था, ठंडा और मीठा पानी। गर्मियों में और सर्दियों में जो है वो गर्म पानी और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, यानी वाटर बेड लेवल जो है ना वो बहुत हाई था। अब इंडस वाटर कमीशन की क्लॉजेज़ के मुताबिक जो पानी है उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको नहीं रोका जाएगा। इंडिया ने वो भी रोक दिया और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पानी सैकड़ों फुट नीचे चला गया है और साफ भी नहीं मिलता है, लोग बीमार हो रहे हैं। हमें पहले ही इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। अब चूंकि इंडिया ने ये सूरत हाल खड़ी कर दी है तो अब हमें किसी नए मुआहदे की तरफ जाना चाहिए। ये इंसाफ पसंदाना मुआहदा नहीं है जो हमने पहले कर लिया था। कुछ ज़रूरियात होंगी, कुछ मजबूरियाँ होंगी, अब हमें चाहिए कि हम इसको बहरहाल रिव्यू करें। अच्छा, वाटर सिक्योरिटी जो है वो सूरत हाल ये है कि मगरबी दरिया जो कि ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की, वो पाकिस्तान के 80% ज़राई पानी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और 61% आबादी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अगर भारत अपने डैम्स जैसे किशन गंगा, रतल या मुजवज़ा जो तलबल प्रोजेक्ट है वहाँ पे पानी रोकता है तो पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो सकती है। और पाकिस्तान आपको पता है एक बुनियादी तौर पे ज़रई मईशत है। हम कॉटन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, जवार उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं और बड़ा कुछ उगाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो चलता है। ज़रई इकॉनमी है बुनियादी तौर पर, वो हमने ज़राअत का हाल यहाँ पर छोड़ा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी का बुरी तरह शिकार है। 2025 तक पानी की मज़ीद कमी की पेशगोई की जा चुकी है
और हिंदुस्तान अगर इस हवाले से कोई इक़दाम लेता है तो ये इस बहरान की मज़ीद गहराई का सबब बनेगा और बहरान मज़ीद ज़्यादा फैल जाएगा। इससे पाकिस्तान को असल में मुआशी तबाही से दो चार करने का हिंदुस्तान ने मंसूबा बनाया है। आप देखें कि ज़राअत पाकिस्तान के GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारी मजमूई कौमी पैदावार का 23% है और देही आबादी का 68% इस पर इन्हिसार करता है। पानी की कमी से गंदम, चावल, कपास की फसलें मुतासिर होंगी, फिर ग़िज़ाई किल्लत और गुर्बत बढ़ेगी, फिर तरबेला और मंगला डैम जो कि हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हमें सस्ती बिजली मिलती है, बहुत सस्ती बिजली मिलती है, वो मगरबी दरियाओं पर हम इन्हिसार करते हैं, वहाँ पे अपने डैम्स को उससे भरते हैं। पानी की कमी से तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखना है कि हिंदुस्तान का जो वॉर मेनिया है यानी जो जंगी जुनून है वो क्या रुख लेता है। लेकिन इस दौरान कश्मीर से ही एक सेडर वॉइस सामने आई है, फ़ारूक अब्दुल्ला, शेख फ़ारूक अब्दुल्ला जो कि कश्मीर के वेटरन लीडर हैं, मोअम्मर रहनुमा हैं। उनसे किसी ने सवाल किया आज ही, वो सवाल ये पूछा है कि तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग करने जा रहा है, तो उन्होंने कहा लड़ लो फिर जंग उनके साथ। उन्होंने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी एटम बम है और वो जब चलाएंगे तो हमारे ऊपर ही गिरने हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना वो एक अक्ल और शऊर की बात की है उन्होंने, और फ़ारूक अब्दुल्ला से सबक सीखना चाहिए भारत सरकार को। अच्छा, यहाँ पे हिंदुस्तान को और मोदी को और मोदी के चाहने वालों को और हिंदुत्व की नफ़रत फैलाने वालों को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। बारहा आपने ट्राई किया है पाकिस्तान के मसल्स को, आपका कोई इरादा है तो एक दफ़ा फिर ट्राई करके देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस दफ़ा जो सूरत हाल होनी है ना, फिर मुंह में 32 दांत होते हैं इंसान के। अब ये ना हो कि कोई भी बाकी ना रह जाए और फिर जिसके मुंह में दांत नहीं ना रहते उससे फिर बात भी नहीं होती अच्छी तरह से, उसकी मुंह से फूंक निकल जाती है। तो बातें करनी बड़ी आसान है और मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान के साथ आप मुकाबला कर पाएंगे। वो मैंने आपको सुनाया ना कि अकलमंदा तो जहल चंगे जेड़े सुख दी नींदर सौंदे, तो सुख की नींदर सोएं। तो बहुत चतुर चलाक मोहम्मद अंदर ही वड़ रोंदे। फिर ये ना हो कि बाद में फिर आप वो जिन पंजाबी च कहते हैं अखा च घुसुन दे दे के रोना, वो सूरत हाल हो जाए आपकी और फिर रोएं आप। 1000 साल से ज़ायद अरसा 1000 साल से ज़ायद अरसा मुसलमानों की हुकूमत रही है इस पूरे खित्ते के ऊपर, और आपने ट्राई करनी है हमें। अगर आप देना चाहते हैं अपना मुल्क इस तरह से और फिर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर जंग खेड़नी होती जनानियां दी, और ये भी कहा जा सकता है कि जंग खेड़नी होती जनानियां दी। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं साबित होगा। आप अपनी ट्राई करें और फिर सबक ले लें, खुश रहें। और इस सूरत हाल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या ख्यालात हैं, आपके क्या तबसरे हैं, ज़रूर लिख भेजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ख़त लिखें, टेलीफ़ोन करें, किसी भी तरह आप हमारी गाइडेंस का मूजिब हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।